स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम हमारे व्याकरण के नए टॉपिक के साथ हैं। नया टॉपिक आज हम लेंगे उपसर्ग, है ना, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे प्रत्यय को भी। देखिए, उपसर्ग का मतलब होता है ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। कैसे? देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे थोड़ा कुछ शब्दों का अंश जुड़ करके और उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है और शब्द का अर्थ जो है वो नया बन जाता है ना। जैसे हमको यहाँ दिया हुआ है, देखिए डर, और जैसे ही उसके आगे नी जुड़ा, क्या हो गया? निडर, यानी बिल्कुल अपोजिट अर्थ का पूरी तरीके से बदल जाना, है ना। जैसे यहाँ गुण है सगुण, और अगर नी जोड़ देते तो क्या हो जाता? निर्गुण हो जाता, है ना। निर जोड़ते तो निर्गुण, सगुण। ऐसे ही जय का पराजय, यहां अगर वी जोड़ दे तो विजय, पराजय। कार सरकार, परोपकार। तो ऐसे क्या होता है, शब्दों के अंश कुछ कुछ जो है वो जुड़ जाते हैं। उपसर्ग के भेद देखिए, मुख्य रूप से कितने भेद बताए गए हैं? 4। संस्कृत के, हिंदी के, फिर उर्दू के उपसर्ग हैं और फिर संस्कृत के अवयव, यानी कि जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं वे संस्कृत के अवयव कहलाते हैं, है ना। तो अब यहाँ हमको सबसे पहले संस्कृत के दिए गए हैं। इसमें अप, यश, अपमान, अपकार, अपहरण, तो इस तरह से ये कुछ उपसर्ग जो हैं वो संस्कृत के दिए हैं। फिर उसके बाद में हिंदी के दिए हैं। देखिए, हिंदी के उपसर्ग में भाव, उसके आगे क्या जुड़ गया? अ अगर जुड़ गया तो क्या बन गया शब्द? अभाव। ऐसे ही अनेक, अमर, अधर्म, अज्ञान, अहिंसा, ऐसे ही कुछ शब्द जुड़ करके शब्दों का, नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं। फिर आते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में देखिए, जैसे गैर यानी दूसरा, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर हाजिरी, ये शब्द जुड़ करके मतलब हाजिर और गैर हाजिर दोनों ऑपोजिट वर्ड हो गए, है ना। सरकारी और गैर सरकारी, यानी सरकारी यानी गवर्नमेंट, गैर सरकारी यानी जो गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि पूरा शब्दों का अर्थ बदल जाता है इसमें। फिर है संस्कृत के अपव्यय। संस्कृत के अपव्यय देखिए कैसे बताते हैं हमको। जैसे अंतर है ना। अंतर का मतलब होता है भीतर, और जब इसको जोड़ेंगे तो अंतर राष्ट्रीय, अंतर देशीय, अंतर मन। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, ये जैसे ही शब्द आगे के संस्कृत के शब्द जुड़ेंगे, ऐसे जैसे सत्य है तो सत्य का मतलब होता है, अर्थ होता है सच्चा, सद्गति, सज्जन, सदाचार, सत्कर्म। इस तरह से जो है वो संस्कृत के उपसर्ग जो है वो काम में आते हैं। तो आप जो है इनको अभ्यास प्रश्नों को करेंगे और इसी का दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रत्यय। देखिए, उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, ये हमको बात ध्यान में रखना है। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। समझ में आया? शब्द के शुरू में उपसर्ग जुड़ेंगे और बाद में क्या जुड़ेंगे? प्रत्यय जुड़ेंगे। समझ में आया? तो प्रत्यय में देखिए, हिंदी में मुख्य रूप से 2 भेद बताए गए हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो देखिए, कृत प्रत्यय में क्या होगा? ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। कैसे? देखिए, कृत प्रत्यय में क्या होगा? मुख्य रूप से 5 हमको भेद बताएंगे। अब इसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो कृत प्रत्यय में पहला कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियार्थक प्रत्यय, है ना। तो कृत प्रत्यय में क्या होता है? इन प्रत्ययों से बने शब्दों से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है ओ प्रत्यय जुड़ेगा, कमाऊ पूत, कमाऊ बेटा, खिलाऊ खिलाने वाला, है ना, लुटेरा लूटने वाला, सपेरा। समझ में? एरा जोड़ रहे हैं यहाँ, हारा जोड़ रहे हैं यहाँ, वाला जोड़ रहे हैं। फिर इसका दूसरा भेद हम पढ़ेंगे कर्मवाचक प्रत्यय। कर्मवाचक में क्या होता है? ये प्रत्यय क्रिया में लगाने से बनने वाली संज्ञा को प्रकट करते हैं। कैसे? जैसे ओढ़ना एक क्रिया है,
ओढ़ना से जब ई प्रत्यय इसमें लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ओढ़नी, यानी ओढ़ने की चीज। ठीक है, इसी का अगला रूप है करणवाचक प्रत्यय। करणवाचक प्रत्यय में क्या है? इन प्रत्ययों में बने शब्दों के द्वारा क्रिया के साधन का बोध होता है। कैसे? जैसे देखो, क्रिया यानी क्रिया का साधन क्या है? मतलब जिससे कार्य हो रहा है। जैसे झूलना एक क्रिया है, लेकिन उसका साधन क्या है? किससे झूला जाता है? झूले से। तो आ प्रत्यय जड़ेगा, झूल एक क्रिया हो गया और झूला बन गया। जैसे ही आ प्रत्यय जुड़ा, शब्द क्या बन गया? झूला। ऐसे ही बेलना एक क्रिया है, और जब न प्रत्यय जो खाली अगर जोड़ेंगे, बेल क्रिया, बेल, रोटी बेल, बेलन, रोटी बेलने का साधन, बेलन। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह से करणवाचक प्रत्यय ये होगा। फिर आपका आता है भाववाचक प्रत्यय। ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा जैसे होते हैं। कैसे? जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, मिलाप। मिलाप क्या होता है? मिलना, है ना। अब इसमें क्या जुड़ा? आप। मिल एक क्रिया है और मिलाप भाववाचक जैसा, हमको जिसमें भावनाएं दिख रही है, हमको भाव उत्पन्न हो रहे हैं, विलाप करना, है ना। तो विलाप में भी क्या हो गया? आप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर अगला आता है क्रियार्थक प्रत्यय। क्रियार्थक प्रत्यय में क्या होता है? इन प्रत्ययों से क्रिया विशेषण संज्ञाओं और अवयव शब्दों का निर्माण होता है। कैसे? जैसे भूखा, प्रत्ययों में क्रिया विशेषण संज्ञाओं का, जैसे भूख क्रिया और भूखा, ये हो गया क्रिया का विशेषण। सूखा, कितना सूखा हो गया है ना। तो ये हो गया क्रियार्थक प्रत्यय। फिर हम प्रत्यय का दूसरा भेद पढ़ते हैं, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं या नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखो, इसमें भी क्या होता है? तद्धित प्रत्यय जो है ना, वो कुछ इस तरह से हमको अलग अलग दिए हुए हैं। कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणवाचक, सादृश्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीवाचक और बहुवचनवाचक। तो कृतवाचक में क्या होता है? इसमें कार्य करने वाले का बोध होता है। जैसे बाजीगर, गर प्रत्यय लगा, बाजीगर, है ना। जादू करने वाला, जादूगर। फिर भाववाचक में क्या होगा? ई प्रत्यय जुड़ा, गर्म से क्या बन गया? गर्मी। सर्द से क्या बन गया? सर्दी, है ना। फिर संबंधवाचक में क्या होता है? ये प्रत्यय किसी संबंध का बोध कराते हैं। जैसे एरा जोड़ा, फुफेरा, फुफेरा भाई, वो मेरा फुफेरा भाई है, वो मेरा ममेरा भाई, वो मेरा चचेरा भाई, चाचा का बेटा चचेरा, मामा का बेटा ममेरा। तो एरा प्रत्यय जोड़ दिया। फिर है लघुतावाचक। तो लघुतावाचक में क्या होगा? इन प्रत्ययों को लगाने से संज्ञा आदि शब्दों में लघुता प्रकट होती है। लघुता कैसे होगा? जैसे इसमें हमको दिया हुआ है लुटिया, डिब्बिया छोटी, खटिया छोटी, मतलब लघुता, छोटा जिसको हमें प्रतीत होता है वो। फिर है गणनावाचक। गणनावाचक का मतलब गणना से ही हमको समझ में आ रहा है कि ये प्रत्यय संख्या का बोध कराता है। कैसे? जैसे मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ, तो क्या हो गया? वी प्रत्यय, 8 संख्या 8वीं, वी प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? हमारा गणनावाचक बन गया। फिर है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? गुणों का बोध होता है। कैसे? जैसे भूखा है, प्यासा है, वांछनीय, भारतीय, ईय प्रत्यय जोड़ा है, रूपवान, वान प्रत्यय जोड़ा है ना। तो इससे क्या हो रहा है? उससे उसकी गुणता का पता चल रहा है। ठीक है। फिर स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। तो स्थानवाचक में क्या होगा? ये प्रत्यय स्थान का बोध कराते हैं। कैसे? जैसे जयपुरिया, मुंबईया, मैं मुंबईया हूँ, मतलब मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं जयपुरिया हूँ, मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, सामने वाला व्यक्ति जयपुर से। समझ में आ गया? तो ये क्या होगा? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में देखिए क्या होता है? इन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। स्त्रीलिंग में कैसे? जैसे देखो, ग्वाल शब्द है वो पुल्लिंग है,
इन प्रत्यय जोड़ गया तो ग्वालिन हो गया, यानी कि स्त्रीवाचक शब्द हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही मोर शब्द है, मोरनी, नी प्रत्यय जुड़ा और शब्द क्या हो गया, स्त्रीवाचक हो गया। ठीक है। फिर हम अगला पढ़ेंगे बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। इन प्रत्ययों में के प्रयोग से शब्द क्या होता है, बहुवचन में बदल जाते हैं। बहुवचन में कैसे, जैसे देखो दवाई है, यहाँ प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया, दवाइयाँ। बेटी शब्द है, यहाँ प्रत्यय जोड़ गया तो क्या बन गया, दवाइयाँ, बेटियाँ। फिर लड़की शब्द है, लड़कियाँ, है ना। तो ये हमको पता है आप लोगों को कि जब हम इसको बहुवचन रूप में लेते हैं, जैसे आप दवाई लिखोगे मात्रा बड़ी आएगी, लेकिन जब हम इसको बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो पहला वाला वर्ण जो है वो छोटी मात्रा छोटी हो जाएगी, ई की मात्रा जो है वो छोटी हो जाएगी। जैसे बेटी आप लिखोगे, बेटी में मात्रा बड़ी आएगी, और बेटियां हो जाएगा तो मात्रा छोटी हो जाएगी। ऐसे ही लड़की, लड़की जब आप लिखोगे तो बड़ी मात्रा आएगी, और लड़कियां कर दोगे तो मात्रा छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें शब्दों में बहुवचन रूप देखने को मिलता है, या बहुवचन रूप में बदल जाता है। तो इस तरह से आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को पढ़िए और अपने प्रश्नों को हल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।